गत सत्र में हमने आज के युग में, ऐसा हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी में जब हमें गुरुकुल प्रारंभ करना है तो किस प्रकार का विचार करना होगा, इसके बारे में हमने चिंतन किया था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, उसके कुछ मूलभूत तत्व है। उस मूलभूत तत्व को छोड़े बिना हमें आज के युग के अनुकूल, यानी हम कह सकते हैं कि युगानुकूल हमें गुरुकुल की स्थापना करनी होगी, प्रारंभ करना होगा। तो दो शब्दों का उल्लेख उस समय आया था कि कोई भी तत्वांतरण नहीं करते हुए हमें रूपांतरण करना होगा। आज के युग के अनुकूल हमें जो हमारी मूलभूत भारतीय शिक्षा की जो सिद्धांत है, उसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, लेकिन युगानुकूल उसमें परिवर्तन करना होगा। भारत बहुत बड़ा विशाल देश है। यहाँ विविधताएं इतनी है कि हर 10 किलोमीटर के अंदर पर भाषा की बदल होता है, जलवायु अलग है, खान पान अलग है, रीति रिवाज अलग है। और ये सारा 140 करोड़ जनसंख्या विविध देश के विविध भागों में बटी हुई है। उन सबकी शिक्षा की व्यवस्था करना, वो भी युगानुकूल, तो ये करने के लिए तो काफी अलग अलग प्रकार की गुरुकुलों की रचना करनी होगी। एक बात तो निश्चित है, इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे अंदर आंतरिक एकता है। ये सूत्र तो हमारे ऋषियों में पहचाना हुआ था। आज हमें किस प्रकार के गुरुकुल प्रारंभ करने पड़ेंगे? पिछले एक सत्र में हमने गुरुकुल गुरुकुल का वह विचार किया था। उसके पाठ्यक्रम कैसे होंगे? जैसे कि हमने कहा कि पितामही विद्यापीठ का भी विचार, पितामही उसकी गुरु होगी, पिता उसके गुरु होंगे, ये भी देखा। लेकिन ये सारी जनसंख्या जो है 140 देश की हमारी, तो विविध भागों में विभाजित है। ग्रामों में है, नगर में है, महानगरों में है, वन में रहने वाली है, गिरी कंदरों में रहने वाली है। तो इन सारे क्षेत्रों में आज वहां की परिस्थिति के अनुरूप गुरुकुल की स्थापना करना, ये एक बहुत बड़ा जटिल काम है। ये इतना आसान तो है नहीं। तत्वांतरण न करते हुए गुरुकुल का निर्माण करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको बहुत विचार करने की आवश्यकता है। तो ग्राम गुरुकुल कैसे होंगे? तो नगर गुरुकुल कैसे होंगे? महानगर के गुरुकुल अलग होंगे। वहां रहने वाले लोगों के वाणिज्य है, कृषि है, इनके गुरुकुल अलग होंगे। ग्राम गुरुकुल में भी जितने अलग अलग व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों के भी अलग अलग गुरुकुल होंगे। तो उसका पाठन पठन पाठ्यक्रम, ये सब अलग अलग प्रकार का होगा। उसे बड़ी कुशलता पूर्वक हमें उसको बिठाना होगा। तो इसका चिंतन कौन करेगा? तो एक गुरुकुलों का भी गुरुकुल एक होगा, ऐसी भी कल्पना है। जैसे हम तपोवन गुरुकुल कहते हैं, उसके अंदर इन सारी बातों का विचार होगा। जो मार्गदर्शन करेगा, अनुसंधान करेगा, पठन पाठन का साहित्य का निर्माण, और मुख्य रूप से जो गुरुकुल चलाने वाले हैं आचार्य, उनका निर्माण करने का काम भी वो करेगा। तो जब हम किसी ग्राम में गुरुकुल खोलते हैं, तो सभी वर्णों के बच्चों की सद्गुण सदाचार की शिक्षा की व्यवस्था, संपूर्ण ग्राम एक कुटुंब है, इस प्रकार का भाव का सुदृढ़ीकरण करना, ये सारा चलेगा धर्म के आधार पर। तो ऐसे आचार्य का निर्माण तो यही तपोवन गुरुकुल में होगा।
ग्राम में तो हमारा छोटा सा गांव, ये तो समृद्धि का बहुत बड़ा साधन है। योगक्षेम की चिंता ग्राम से ही होती है। तो ग्राम में जितने भी उद्योग व्यवसाय चलते हैं, सारे उनके अनुरूप गुरुकुल होने चाहिए। तो वाणिज्य गुरुकुल होगा, कृषि गुरुकुल होगा, जो बुनकर होंगे उनके गुरुकुल होंगे, उनके शिक्षक होंगे। और गृह गुरुकुल में तो सदाचार जो होगी ही, साथ ही साथ उनके जो व्यवसाय होंगे, व्यवसाय भी वहां पर सिखाए जाएंगे। इस प्रकार का सारा गुरुकुलों का रचना देश भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों को लेकर करनी पड़ेगी। तो इसका सारा मार्गदर्शन हमें तपोवन गुरुकुल करेगा। आज हम इसी विषय को आगे ताई से सुनेंगे। मैं ताई से अनुरोध करता हूँ कि ताई इस विषय को अभी आगे बढ़ाए। गुरुकुल विषयक चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। गुरुकुल विषयक चिंतन की जो मालिका चल रही है, आज 16वां सत्र है। अभी आज के सहित 5 सत्र होंगे। 5 सत्रों में प्रथम 3 सत्र जो है 16वां, 17वां और 18वां, ये हम गुरुकुलों के प्रकार कैसे हैं, गुरुकुलों की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, गुरुकुलों का आकार प्रकार स्थान आदि कैसे होंगे, ऐसे व्यावहारिक प्रश्नों पर विचार करेंगे। 19वां सत्र प्रश्नोत्तरी का सत्र होगा। प्रश्नोत्तरी प्रति सत्र में होती ही है, परंतु वह उस सत्र के विषय को लेकर होती है। यह जो प्रश्नोत्तरी 19वीं सत्र की होगी, वो इसके पूर्व जो 18 सत्र हो गए हैं उनका संकलित विषय करके फिर प्रश्नोत्तरी होगी। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि 18 सत्र पूर्ण हो जाने के बाद आपकी ओर से प्रश्न आए। संकलित प्रश्न होना, किसी भी एक सत्र को लेकर नहीं, किसी भी एक विषय को लेकर नहीं, परंतु जो पूरी मालिका है, उस मालिका का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको लेकर और व्यवहार में लागू करने के लिए क्या हो सकता है। कुछ तात्विक भी हो सकते हैं प्रश्न कि तत्व, अभी जैसे 2 शब्दों का प्रयोग किया ना, तत्वांतरण और रूपांतरण। तत्वांतरण होता है तो कैसी समस्या निर्माण होती है, रूपांतरण नहीं होता है तो भी कैसी समस्या निर्माण होती है, आदि बातों का विचार तो करना चाहिए, इसको लेकर प्रश्न आने चाहिए। परंतु विशेष रूप से गुरुकुल संचालन के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर ऐसे 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 मूल बातों को लेकर प्रश्न आने चाहिए। पहले से प्रश्न आएंगे तो उनका क्रम बिठाना और किस प्रश्न को कितना समय देना ये तय हो सकेगा। तो हम 1 घंटे के सत्र को 40 मिनट पहले से आए हुए प्रश्नों के उत्तर और 20 मिनट उत्स्फूर्त उन उत्तरों को सुनकर या उसी समय निर्माण हुए प्रश्न, ऐसा 20 मिनट का समय हम उसके लिए देंगे। समझो यदि प्रश्न आते ही नहीं है पहले से, या कोई 1-2 ही आते हैं जिसके आधार पर पूरा सत्र तो नहीं हो सकता, तो हम विषय प्रतिपादन ही करेंगे हमेशा की तरह, फिर प्रश्नोत्तरी का सत्र नहीं होगा। परंतु हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी का सत्र हमारा बहुत अच्छा हो। 20वां सत्र अनुभव कथन, मुक्त चिंतन और समापन ऐसा होगा। जो श्रोताजन 19 सत्रों में साथ में जुड़े हैं, उनके लिए ये विषय नया नहीं होना चाहिए।
अनुभव कथन, हमने इतने सत्रों में भाग लेने के बाद क्या अनुभव किया, ऐसा संकलित अनुभव, और वह भी तथ्यों पर आधारित। बहुत अच्छा लगा, हमारी तो आंखें खुल गई, और ऐसा तो आज होना ही चाहिए, ऐसे जेनेरिक स्टेटमेंट्स वाला अनुभव कथन नहीं। हमें तो सुबह जल्दी उठने का अभ्यास हो गया और हम तो प्रतीक्षा करते थे ऐसा कब नवमी आए और सत्र सुने हम। ऐसे ऐसे व्यक्तिगत या ऐसे, माने इसका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसे अनुभव नहीं। विषय को लेकर, परिस्थिति को लेकर, संदर्भ, वर्तमान संदर्भ को लेकर, और हमारा व्यक्तिगत अध्ययन, हमारी व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत आकांक्षा, इन सब को लेकर अनुभव कथन होना। इसके लिए भी पहले से नाम आने आवश्यक है ताकि उसका नियोजन अच्छी तरह से किया जा सके। उसके बाद मुक्त चिंतन, कोई भी प्रतिभाव है, कोई भी अभिप्राय है, हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें सुझाव भी होंगे कि चिंतन सत्रों का यदि आयोजन करना है तो इन इन बातों को अंदर समाविष्ट करना चाहिए, या ये परिवर्तन करना चाहिए, या इस प्रकार के सुझाव भी आगामी वर्ष के सत्रों के संचालन हेतु उपयोग में आ सके, ऐसे सुझावों का भी उसमें स्थान होगा। अनुभव कथन, मुक्त चिंतन, सुझाव, और फिर छोटा सा समापन, ऐसा 20वां सत्र हमारा होगा। तो हमारा विनय पूर्वक अनुरोध है कि 19वें और 20वें सत्र को यशस्वी बनाना श्रोताओं के हाथ में है, और ये 2 सत्र यदि यशस्वी रहे तो इस चिंतन सत्र के आयोजन को पुरस्कार मिला है या सार्थक हुआ है ऐसा माना जाएगा। ये पावती होगी, ये शुल्क नहीं, शुल्क की पावती नहीं। इन सत्रों में हमने जो किया है उस पुरुषार्थ का पुरस्कार होगा, पुरुषार्थ को मिली हुई पावती होगी। हम अपने आप को ही ये पुरस्कार देने वाले हैं, हम अपने आप को ही ये पावती देने वाले हैं, इतना स्मरण में रखें, यही निवेदन है। इतना आपके प्रश्न, और ये 18वां सत्र पूर्ण होने के बाद आने हैं, आज से नहीं, इस बात का भी स्मरण रखें। 18वें सत्र में भी इसका पुनरुच्चार तो किया जाएगा, तथापि अभी से आप इसे स्मरण में रखें, ऐसा निवेदन है। अब हम आज के विषय की ओर बढ़ेंगे, और इन 3 सत्रों में हम क्या करेंगे, तो पहले कितने प्रकार के गुरुकुल आज चलाने की आवश्यकता है इसका विचार करेंगे। चलाने की पद्धति क्या होगी, उसकी आवश्यकताएं कैसी होंगी, इसका विचार भी करेंगे। और इस मार्ग में चुनौतियां क्या होती हैं, अवरोध क्या होते हैं, और इन अवरोधों को दूर करने के उपाय क्या हैं, इसका हम विचार 3 सत्रों में करने वाले हैं। आज गुरुकुलों के प्रकार, तपोवन गुरुकुल का उल्लेख किया ही था, ग्राम गुरुकुल का भी उल्लेख किया था, और इसके पूर्व के सत्रों में कहीं गृह गुरुकुल का भी उल्लेख किया था। हमारा संदर्भ क्या है, संपूर्ण देश के लिए सर्व प्रकार की शिक्षा, कोई सीमित नहीं, इतनी इसकी ही शिक्षा और इसकी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा यह समग्रता में विषय है, सर्व समावेशक ऐसा विषय है। इसलिए हमने जब गृह गुरुकुल की बात की तो इस देश के 8 वर्ष के 10 वर्ष के बच्चों के लिए हमको गृह गुरुकुल चाहिए, ऐसी बात की थी। तो 100% बच्चों के लिए गृह गुरुकुल होना, सारे गृह हमारे गुरुकुल बनना,
गुरुओं के समूह बनाकर भी गृह गुरुकुल हो सकता है, परंतु उसमें गृह का संदर्भ छोड़ना नहीं। ये ज्ञान गुरुकुल नहीं है, ये शास्त्र गुरुकुल नहीं है, ये लोक गुरुकुल नहीं है, किसी एक विद्या का गुरुकुल नहीं है, किसी एक विषय का गुरुकुल नहीं है। ये घर में कैसे जीवन विकास होता है उसको लेकर ये गुरुकुल है। इसलिए उसमें गणित सिखाओ, विज्ञान सिखाओ, अंग्रेजी सिखाओ, कंप्यूटर सिखाओ, विद्यालयों में जो सिखाया जाता है वह सिखाओ, ऐसे विषय नहीं होंगे। गृह गुरुकुल के कंटेंट क्या होगा इसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इससे पूर्व विस्तार से किया हुआ है। परंतु जब तक इस देश में गृह गुरुकुल स्थापित नहीं होते, स्वीकार्य नहीं होते, होने नहीं लगते, अस्तित्व में नहीं आते, तब तक अन्य गुरुकुलों का इतना स्वारस्य नहीं होगा, इतना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि जीवन के प्रथम 8 वर्ष 10 वर्ष विकास की दृष्टि से बहुत अहम है, बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। इसलिए गृह गुरुकुल का होना संपूर्ण गुरुकुल योजना के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि घर की माताओं ने या घर के लोगों ने मन में लाया तो ये तो हो ही सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की शासन की मान्यता की आवश्यकता नहीं, इसलिए किसी प्रकार से स्थान की व्यवस्था करो, अर्थ की व्यवस्था करो, साधन सामग्री की व्यवस्था करो, ट्रेनिंग की व्यवस्था करो, ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं है। इसलिए बहुत सरलता से, स्वाभाविकता से गृह गुरुकुल सार्वत्रिक हो सकते हैं। हाँ, ये कैसे चलाना, इसका मार्गदर्शन करने के लिए पितामही विद्यापीठ जैसे गुरुकुलों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु वह भी तो पितामहियों द्वारा ही संचालित होगा, इसलिए वह गृह गुरुकुल का ही एक आवश्यक ऐसा व्यवस्था का स्वरूप होगा। तो पितामही विद्यापीठ की स्थापना हुई है, यह तो आप जानते ही हैं। पितामही विद्यापीठ इस देश के सर्वप्रथम गृह गुरुकुल की चिंता करेंगे, ऐसी रचना होगी। तो पहला हमारा व्यापक कंसर्न जो है वह गृह गुरुकुल शुरू होने का है। अब हम दूसरे प्रकार के गुरुकुलों की ओर आते हैं। तो उसमें ग्राम गुरुकुल ये और एक गुरुकुल का प्रकार है। इस देश में आज भी 7.5 लाख गांव है और ग्राम गुरुकुल 7.5 लाख ग्रामों में होने चाहिए। इसलिए ग्राम गुरुकुल का एक मॉडल हमको विचार में लेना चाहिए और स्थान स्थान पर यह ग्राम गुरुकुल चले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके मुख्य मुख्य मुद्दे क्या हैं? ग्राम गुरुकुल में ग्राम का लक्षण क्या है? यहाँ उद्योग प्रधानता है। जितना भी इस देश का उत्पादन क्षेत्र है वह ग्राम केंद्री होगा। हाँ, संपूर्ण समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, उद्योगों की व्यवस्था, इसमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा, परंतु वह परिवर्तन विकल्प पहले निर्माण करो, बाद में व्यवस्था में परिवर्तन करो, इस नीति पर ही चलेगा। ऐसा ही होता है, वैक्यूम क्रिएट करके नहीं होता। इसलिए ग्रामों को उत्पादन का केंद्र बनाना, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों की व्यवस्था ग्रामों में होगी। इसके लिए कोई बहुत नई बात नहीं है भारत के लिए, ये तो 300 वर्ष पूर्व होता ही था। इस आधार पर हम उद्योग प्रधान ग्राम और उद्योग केंद्रीय ग्राम ऐसी कल्पना करके हम ग्राम गुरुकुल की कल्पना भी करेंगे। तो उसमें क्या है फिर?
तो विभिन्न प्रकार के उद्योग चलेंगे। चर्मकार का चलेगा, वस्त्र बुनने वाले का चलेगा, लकड़ी का काम करने वाले का चलेगा, मिट्टी का काम करने वाले का चलेगा, कृषि का चलेगा, गोपालन चलेगा। ये सारे के सारे ग्राम केंद्रीय ऐसे उद्योग हैं। इन सभी उद्योगों के अपने अपने गुरुकुल होंगे, परंतु वे कहाँ चलेंगे? कृषि गुरुकुल खेत में चलेगा और एक अच्छा कृषक उसका आचार्य होगा। तो कृषि सब लोग सीखेंगे। जितने भी कृषक परिवार हैं वो सारे कृषक परिवार मिलकर इस प्रकार के गुरुकुल की रचना करेंगे और सब मिलकर सिखाने की भी व्यवस्था करेंगे। विशेष रूप से कृषकों के बच्चों के लिए ये होगा। गिवन क्या है, माने स्वीकृत सिद्धांत क्या है? कृषकों के बच्चे गांव छोड़कर, कृषि छोड़कर, खेत छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको कृषि करना है। अब आज की कम्युनिस्ट ओरिएंटेड विचारधारा कहती है बच्चों की स्वतंत्रता का क्या, बच्चों की रुचि का क्या, ये क्या कानून है क्या कि कृषक के बच्चे ने कृषि ही करनी चाहिए? उसको यदि कंप्यूटर सीखना है तो क्या करेगा, क्यों नहीं सीखेगा? उसको यदि वैद्य होना है, डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है तो क्यों नहीं होगा? ये थोड़ा सा मन मस्तिष्क शांत रखकर हमारा अभ्युदय और निश्रेयस किसमें है और उसमें स्वतंत्रता का क्या स्थान है, इन सभी बातों का विचार करके हजारों वर्षों से हमारे देश में जिस प्रकार से व्यवसाय की रीति चली आई है, व्यवसाय की व्यवस्था चली आई है, उसका स्मरण करके पुनः हमको इस पर तो आना होगा कि व्यवसाय को यदि व्यक्ति केंद्रीय नहीं परंतु कुटुंब केंद्रीय बनाया तो किस प्रकार से समृद्धि पुनः प्राप्त हो सकती है, ये हम बहुत जल्दी समझ सकेंगे। तो हम इस प्रश्न पर देखिए, ये जो निरर्थक प्रश्न उठाए जाते हैं उनका समाचार तो अलग से लेना, परंतु अभी तो ये मानकर चलना कि ग्रामों में सर्व प्रकार के उद्योग चाहिए। नगरों के साथ कंपटीशन करना ये नहीं है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ कंपटीशन करना, पूरे देश भर में हमारा उद्योग, हमारा प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, ये सारी अनर्थक विनाशक अर्थशास्त्र के जो सूत्र है ना, उनको छोड़कर फिर अभ्युदय की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, संपन्नता की बात करो। इस आधार पर उद्योग गुरुकुल चलेंगे। तो कृषि खेत में चलेगा, कृषि गुरुकुल खेत में चलेगा, कृषकों के द्वारा चलेगा। बुनकरों का गुरुकुल किसी बुनकर के घर में चलेगा, उसके व्यवसाय केंद्र पर चलेगा। और व्यवसाय का केंद्र घर से अलग नहीं होता है, ऐसी ही ग्राम रचना होती है। तो उस व्यवसाय का एक केंद्र बनेगा। सारे गांव के बच्चे, बुनकरों के बच्चे उस गुरुकुल में वस्त्रोत्पादन का काम सीखते हैं। ऐसे बुनकर गुरुकुल चलेगा, ऐसे चर्मकार गुरुकुल चलेगा, ऐसे कुम्हार का गुरुकुल चलेगा। प्राचीन काल में या 400 वर्ष पूर्व इनको गुरुकुल नहीं कहते थे, ये बात अलग है, परंतु आज 21वीं शताब्दी में हम उनको गुरुकुल ही कहेंगे, क्योंकि गुरुकुल की महत्ता विद्या की, धर्म की, सिद्धांतों की स्थापना, पद्धतियों का निर्माण हमें पुनः करना है, 21वीं शताब्दी में करना है, इसलिए इनको हम गुरुकुल कहेंगे। इस प्रकार से सर्व प्रकार के उद्योग अपने अपने छोटे छोटे गुरुकुल, छोटे छोटे मैं इसलिए कह रही हूँ कि हजारों छात्र नहीं होंगे, सैकड़ों शिक्षक भी नहीं होंगे। एक गांव में जितने कृषक के परिवार होंगे उनके लिए एक कृषि गुरुकुल होगा, एक बुनकरी का गुरुकुल होगा, एक कुम्हार का गुरुकुल होगा। इस प्रकार के
उद्योगों के गुरुकुल होंगे। प्रश्न ये आएगा कि क्या इन सबको धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए? इन सबको न्याय नीति का, जीवन मूल्यों का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या इन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या इनको गणित नहीं आनी चाहिए? क्या इनको विज्ञान की समझ नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्या इनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होना चाहिए? क्या इनको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। कृषि के उपरांत बहुत सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी बातों का होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसका समझदारी पूर्वक विचार करके निर्णय करना चाहिए। मन में आया कि मेरे बेटे को तो इंटरनेट का और एआई का ज्ञान होना ही चाहिए, फिर तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। साथ बैठकर विचार करो। गांव के प्रमुख लोगों को साथ में बैठकर अच्छे से व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में, कुटुंब के जीवन के संदर्भ में, ग्राम जीवन के संदर्भ में, माने समुदायगत जीवन के संदर्भ में विचार करना सिखाना, उसी प्रकार से व्यवस्था करना सिखाना, ये गांव के पुरोहित का काम है। ये गांव का आचार्य होगा और इस आचार्य ने के द्वारा संचालित ग्राम गुरुकुल होगा। इस ग्राम गुरुकुल में शास्त्र, धर्म, न्याय, नीति, विभिन्न जीवन विकास के लिए आवश्यक ऐसे सारे विषय और ये सारे उद्योगों के गुरुकुल चलाने के पीछे जो धर्म का सिद्धांत है, जो राष्ट्रीय विचार हैं, वो सारा सिखाने के लिए ग्राम गुरुकुल ये एक गुरुकुल होगा जो सर्व समावेशक होगा। वास्तव में ये ग्राम गुरुकुल है और फिर जितने भी उद्योगों के, विद्याओं के गुरुकुल हैं, ये इसके अंतर्गत चलने वाले, इसके मार्गदर्शन के अनुसार चलने वाले छोटे छोटे गुरुकुल होंगे। ऐसे ग्रामों में उद्योग गुरुकुल और साथ में राष्ट्र जीवन के जो प्रमुख आयाम हैं, उनको सिखाने वाले, इनको भी रामायण की कथा सुनाई जाएंगी, महाभारत की सुनाई जाएंगी। इनमें भी हमारे संत महात्मा, राष्ट्र पुरुष ये सारे हैं, इनकी कथाएं सुनाई जाएंगी। इनको भी न्याय, नीति, धर्म, सदाचार, सद्गुण किसे कहते हैं, ये सब बताया जाएगा। यहाँ ग्राम देवता की पूजा कैसे होती है, मंदिर कैसा होता है, भगवान क्या होते हैं, पूजा कैसे की जाती है, ये सब सिखाया जाएगा। ऐसा ग्राम को, समस्त ग्राम को ध्यान में लेने वाला और ग्राम विकास का संकलित विचार करने वाला ऐसा ग्राम गुरुकुल होगा। ऐसे ग्राम गुरुकुल 7.5 लाख होंगे, तभी इस देश की गुरुकुलों की आवश्यकता की पूर्ति होगी। ये शासन के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। ये ग्राम मिलकर उसको अनुदान देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ग्राम में यदि 1000 की जनसंख्या है तो 1000 जनसंख्या में समझो 150, 200, 300 परिवार हैं। ये 300 परिवार मिलकर ये गुरुकुल चलाएंगे, उनका उसका योगक्षेम चलेगा। और ग्राम गुरुकुल के गुरुजी ग्राम गुरुजी होंगे, सबके पूरे ग्राम के गुरुजी होंगे। ये कोई कल्पना हमारे यहाँ नई नहीं है, तो मैं बहुत विस्तार से वर्णन नहीं करती हूँ, परंतु उद्योगों के लिए ग्राम गुरुकुल चलेंगे। ये अर्थकरी शिक्षा के केंद्र होंगे। अर्थकरी शिक्षा भी जब शिक्षा दी जाती है तब तो अर्थनिरपेक्ष की होगी, क्योंकि एक कृषक के बच्चे को दूसरे कृषक के पास कृषि सीखने के लिए जाना है तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए वो सिखाने का भी पैसा नहीं लेगा वो कृषक, वो तो उसको अपने काम में साथ में जोड़ेगा, क्योंकि कृषि करते करते कृषि सीखी जाती है। ऐसा ही सभी उद्योगों का भी है। इसलिए अर्थनिरपेक्ष शिक्षा ये कोई बहुत
गहन प्रश्न इसके लिए नहीं है, या स्वायत्त शिक्षा ये भी बहुत बड़ा कोई प्रश्न ही नहीं है। हम कृषक हैं, कृषि सीख रहे हैं, हम कृषक हैं, कृषि सिखा रहे हैं, हम गुरुजी हैं, शास्त्र जानने वाले हैं, तो शास्त्र के सिद्धांत सिखा रहे हैं, सद्गुण सदाचार सिखा रहे हैं। इसका इसका पैसा क्यों मांगेंगे? और बिना मांगे मांग कर जो मिलता उसे ज्यादा मिल रहा है, फिर मांगने का प्रश्न ही कहाँ आता है। ऐसे ग्राम गुरुकुल चलेंगे, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है गुरुकुल व्यवस्था का, ये बहुत बड़ा विभाग है, बड़ा कंपोनेंट है। जिस प्रकार से गृह गुरुकुल सार्वत्रिक है, वैसे ग्राम गुरुकुल भी बहुत बड़ी संख्या में है। हम सार्वत्रिक है नहीं कहेंगे, क्योंकि नगरों का क्या, नगरों में ग्राम गुरुकुल नहीं चलेंगे, नगरों में नगर गुरुकुल चलेंगे। नगर गुरुकुल का एक बहुत बड़ा अर्थकरी शिक्षा का प्रश्न है, पक्ष है, वाणिज्य गुरुकुल चलेंगे, क्योंकि वाणिज्य कहाँ होता है? नगर में होता है। ग्राम में दुकान की आवश्यकता ही नहीं है, नगर में दुकान की आवश्यकता है, नगर में व्यापार की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात जो आवश्यकता है उन लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने की व्यवस्था, यही तो वाणिज्य है। अब भारत की प्रकृति को देखते हुए, भारत के इतिहास को देखते हुए, भारत का वाणिज्य देश विदेशों में चलता ही था। ऐसा मत मानिए कि वो अपने केवल छोटे से नगर में ही वो करता रहेगा, ऐसा नहीं है। वाणिज्य व्यवस्था का विस्तार विश्व भर में होता है। मैं एक दो उदाहरण दूंगी। 17वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का 33% हिस्सा भारत का था। भारत की कैसे कैसे वस्तुएं विश्व भर में जाती थी। हाँ, चीन हमसे भी आगे था, 40% हिस्सा चीन का था, और विश्व व्यापार का 73% हिस्सा चीन और भारत मिलकर था। अब समृद्धि के लिए कहाँ प्रश्न ही है, सारे विश्व भर से सुवर्ण भारत में आ रहा है। इसलिए भारत सोने की चिड़िया है कि जहां देखो वहां सुवर्ण रत्न माणिक्य के अलंकार दिखाई देते हैं, प्रासादों के शिखर सुवर्ण के होते हैं। तो हमने तो स्वर्ण मंदिर अनेक देखे ही हैं, अभी अभी भी देखे हैं। कहाँ से आती है ये सारी समृद्धि? तो व्यापार से आती है। और व्यापार कब अच्छा चलता है? जब उत्पादन अच्छा चलता है। और उत्पादन अच्छा कब चलता है? जब देश के अधिकांश लोग उत्पादन में लगे हैं, तब चलता है। तो ऐसा वाणिज्य विश्व व्यापार तक विस्तरित होता है। दूसरा उदाहरण मैंने अभी एक ऐसे ही विद्वान के बौद्धिक में सुना था। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वो बालपन उनका गोकुल में बीता, ये ठीक है, परंतु बाद में मथुरा में आए। मथुरा उस समय घी के विश्व व्यापार का केंद्र था, क्योंकि गोकुल तो गो प्रधान है, इसलिए दूध दही मक्खन घी, अब घी ही उसमें बेचा जाता है क्योंकि वह टिकता है। तो घी के व्यापार का केंद्र मथुरा था, और गोकुल का सारा दूध दही आदि सब मथुरा में ही तो जाता था। और भूमि मार्ग से ग्रीस और रोम तक, ये यूरोप के देश हैं, तब तक भारत का घी का व्यापार चलता था। कैसे चलता था? ट्रांसपोर्ट क्या था? ट्रांसपोर्ट तो बैलगाड़ी ही थी, ट्रांसपोर्ट तो बैल के रथ थे। हाँ, उसमें फिर घोड़ों के रथ भी होते थे, परंतु मुख्य साधन तो बैलगाड़ी है। तो भूमि मार्ग बैलों को चलने के लिए सुविधा पूर्ण हो ऐसे होते थे। वे भी राजमार्ग होते थे, वे भी 8 लेन के, 12 लेन के, 16 लेन के होते थे। ऐसे कैसे हम कहेंगे कि गलियों में कच्चे रास्तों पर बैल चलते होंगे और मथुरा से चलकर ग्रीस तक पहुंचते होंगे? ऐसा नहीं होता।
उस ट्रांसपोर्ट के लिए सुविधाजनक सारी बातें उसमें होती थी। फिर श्री कृष्ण द्वारिका आए, द्वारिका से यही व्यापार समुद्र मार्ग से गल्फ कंट्रीज तक और उनको पार करके अफ्रीका तक होता था। तो वो ऑन ग्राउंड क्या होता है इसकी भी तो कल्पना करनी चाहिए। खाली विश्व व्यापार होता है कहने से नहीं होता। उसके लिए परिवहन चाहिए, उसके लिए वाहन चाहिए, रास्ते चाहिए, इसके लिए रास्ते में सुरक्षा चाहिए, इसके लिए जो बेचने का माल है उसको उसका संग्रह चाहिए, ये सब चाहिए। तो व्यापार के लिए जो जो भी चाहिए वो सब उस समय होता ही था। कितने वर्ष पहले की बात है? 5000 वर्ष पहले की बात है। चाणक्य के समय में होता था, वो 2500 वर्ष पहले की बात है। और अभी अभी 10वीं शताब्दी तक होता था, 11वीं शताब्दी में होता था, वो तो 1000 वर्ष पहले की बात है। और अभी 19वीं शताब्दी की भी बात करें हम तो भारत के जहाज विश्व भर में 7 समुद्र में जाते थे और व्यापार करते थे। जाकर भारत के लोग अफ्रीका में जाकर व्यापार करते थे। ये तो 19वीं शताब्दी तक का जिंदा इतिहास है, क्रमबद्ध इतिहास है, और ये विश्व व्यापार का इतिहास है। भारत समृद्ध ऐसे ही थोड़े हो गया, व्यापार के कारण से हुआ। अब इस व्यापार को सिखाने की बात है नई पीढ़ी को। आज का जो वाणिज्य तंत्र है, आज का जो कॉरपोरेट सेक्टर है, आज के जो MBA हैं, आज के जो अर्थशास्त्र के और व्यापार शास्त्र के, आज के जो कॉमर्स के विश्वविद्यालय हैं, उसमें ये नहीं सिखा जाता। वो तो क्या से क्या करता है, वो पर्यावरण का शोषण करना ये पहली बात है, उपभोक्ताओं का अपीजमेंट करना ये दूसरी बात है, चालाकी से अपना माल बेचना ये तीसरी बात है। ये तो सारे के सारे अनीति के मार्ग ही हैं। अनीति को ही, अधर्म को ही सिद्धांत बनाकर सिखाया जाने वाला वाणिज्य शास्त्र भारत के गुरुकुलों के लिए नहीं चल सकता। तो फिर ये वाणिज्य सिखाना ये गुरुकुलों का एक दूसरा प्रकार हुआ, वाणिज्य गुरुकुल। ये उद्योग गुरुकुल से भिन्न है, जुड़ा हुआ भी है और भिन्न भी है। तो नगरों में वाणिज्य के गुरुकुल होना, इसका दायित्व किसका है? वाणिज्य करने वाले जितने भी समुदाय हैं, उन समुदायों में महाजनों की व्यवस्था होती है, श्रेष्ठियों की व्यवस्था होती है। ये श्रेष्ठी और महाजन मिलकर वाणिज्य गुरुकुल चलाएंगे, उसमें वे आचार्य भी होंगे और फिर से उनको राष्ट्रीयता, धर्म, अध्यात्म, हमारा शास्त्र, हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हमारा सद्गुण, सदाचार आदि सब सिखाने के लिए अंतर्गत व्यवस्था भी होगी। और जैसे ग्राम गुरुकुल के गुरुजी थे, ऐसे ही यहाँ धर्म जानने वाले लोग ऐसे गुरुकुल चलाएंगे। तो गुरुकुल 2 हिस्सों में बटेगा, एक धर्म सिखाने वाला गुरुकुल और दूसरा वाणिज्य सिखाने वाला गुरुकुल, और दोनों का समन्वय करके चलने वाले गुरुकुलों की व्यवस्था देखने वाला तंत्र। इस प्रकार से वाणिज्य गुरुकुलों की रचना होगी। और फिर उसमें तो अनेक उप प्रकार तो होंगे, जैसे सुवर्ण, रत्न, माणिक्य, हीरे, जवाहरात आदि का व्यापार करना है तो अलग होगा, वस्त्रों का विश्व व्यापार करना है तो अलग होगा, आदि माने विभिन्न विभिन्न प्रकार के वाणिज्य के जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी माध्यम हैं, उनको सिखाने की ये बहुत बड़ी वाणिज्य गुरुकुल की संरचना नगरों में चाहिए। इनकी संख्या स्वाभाविक है ग्राम गुरुकुल से तो बहुत कम होगी, क्योंकि ग्राम 7.5 लाख हैं, नगर तो हजारों के में है, लाखों में नहीं है। तो ऐसे गुरुकुलों की संख्या भी हजारों में आएगी, लाखों में नहीं आएगी।
तो ये दूसरा प्रकार हुआ। अब तीसरा प्रकार है विभिन्न विद्याएं, कलाएं जो हैं उनको भी तो सिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे योग विद्या है, संगीत विद्या है, और अनेक प्रकार की चित्रकारी सिखाना, स्थापत्य, शिल्प, ये सारी कलाएं और सारी विद्याएं। 64 विद्याओं में आपको पता है द्यूत विद्या भी है, चोरी करने की विद्या भी है, जासूसी करने की भी विद्या भी है, छल कपट की विद्या भी है। ये सारी विद्याएं इष्ट अनिष्ट सर्व प्रकार की विद्याओं को सिखाने वाले विभिन्न विभिन्न विद्याओं के गुरुकुल, ऐसे हम उनको तीसरा प्रकार कह सकते हैं, विद्या गुरुकुल। और जितने प्रकार की विद्याएं हैं उन विद्याओं को सिखाने वाले गुरुकुल, और सभी विद्याओं को एक सूत्र में बांधने वाले और उसको राष्ट्रीयता, अध्यात्म, धर्म, संस्कृति और आदि सबके सूत्रों में पिरोने वाले ऐसे तंत्र की व्यवस्था भी होगी। ये तीसरा प्रकार हुआ विद्या गुरुकुल। ये भी हजारों की संख्या में होगा, लाखों में नहीं होगा। ये बात तो सहज समझ में आने वाली बात है। तो विद्याओं के गुरुकुल होंगे और उन विद्याओं के जानकार हैं, अवगत जिनको हैं, वे ही इनके आचार्य होंगे। कोई कैबिनेट सेक्रेटरी या ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर का श्रेष्ठी इनका संचालक नहीं होगा। उन्हीं विद्याओं के अधिष्ठाता जो हैं वो विद्याओं के गुरुकुल चलाएंगे। आगे अनेक प्रकार के हमने नाम दिया इनका नौकर चाकर गुरुकुल। क्या ये गुरुकुल चलाने नहीं चाहिए? नौकरी कैसे करना, तो नौकरी किन किन बातों की जाती है वो सारा शास्त्रीय पद्धति से, श्रेष्ठ पद्धति से सीखना नहीं चाहिए क्या? चाकरी करना क्या करते हैं? परिचर्या करते हैं। परिचर्या नहीं सिखानी चाहिए क्या? अच्छी तरह से आनी चाहिए कि नहीं? परिचर्या सिखाने वाले गुरुकुल। स्वच्छता करने वाले लोगों के लिए गुरुकुल। ऐसे नौकर चाकर गुरुकुल ये भी होने चाहिए, और ये बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि नौकर बनना कौन पसंद करेगा, चाकर बनना कौन पसंद करेगा? और फिर भी इस समाज की आवश्यकता तो है नौकरों की और चाकरों की भी। राजमहलों में स्वच्छता कार्य कौन करेगा? तो ये चाकर गुरुकुल में पढ़े हुए लोग ही करेंगे। आज भी होटल मैनेजमेंट है कि नहीं? शेफ बनने के लिए कॉलेजेस है कि नहीं? हॉस्पिटैलिटी, स्वागत कैसे करना सिखाने वाले हैं कि नहीं? वेटरों को सिखाने वाले हैं कि नहीं? अब ये वेटर वगैरह सब आम समाज में पहले तो कभी नहीं होता था, परंतु राजमहालयों में तो होता था, श्रेष्ठियों के घर में तो होता था। तो ये सिखाने वाले गुरुकुल भी चाहिए, इनको गुरुकुल की ही संज्ञा देनी चाहिए। और पुनः राष्ट्रीयता, धर्म, अध्यात्म, ये तो सब आ ही गया। किस एटीट्यूड से चाकरी की जाती है ये तो धर्म ही सिखाता है, अध्यात्म ही सिखाता है, संस्कृति ही सिखाती है। तो ये सूत्र तो सर्वत्र गुरुकुलों में रहेगा ही रहेगा। इसका एक तंत्र, सुव्यवस्थित पद्धति से चलने वाला तंत्र होगा। अब बहुत बड़े बड़े अन्य विषय रहे, धर्म सिखाने वाले गुरुकुल संपूर्ण समाज को धार्मिकता, नीतिमत्ता, सदाचार, सद्गुण, इतिहास, राष्ट्रीयता इस सूत्र में बांधने वाले व्यास गुरुकुल, जैसे गृह गुरुकुल कहा ना पितामही विद्यापीठ के अंतर्गत चलेगा, ऐसे व्यास विद्यापीठ के अंतर्गत चलने वाले व्यास गुरुकुल ये क्या करेंगे? ये जैसे गृह गुरुकुल वो विद्यालय नहीं है, वो घर है, उसी प्रकार से व्यास गुरुकुल
संपूर्ण समाज के लिए हैं और उनके केंद्र मंदिर होंगे। मंदिर ही संपूर्ण समाज के नीति, सदाचार, सद्गुण, न्याय, धर्म आदि की रक्षा करने वाला तंत्र होता है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा के 3 केंद्र हैं, मंदिर, विद्यालय और घर। तो ये मंदिरों को लोक शिक्षा के केंद्र बनाने वाले और संपूर्ण समाज को धर्म, नीति, सदाचार, राष्ट्रीयता, राष्ट्र पुरुष, सज्जनों का मार्ग आदि सब की व्यवस्था करने वाले, वो कैसे चलेंगे ये बिठाने वाले, ये सब मंदिर गुरुकुल होंगे। इनको हम व्यास गुरुकुल भी कह सकते हैं। और इनके सब का सूत्र संचालन अनौपचारिक पद्धति से करने वाले सन्यासी, साधु, संत, विचरण करने वाली सारी जातियां, माने हम कहेंगे ना सारी जातियां, माने वो घुमंतु लोग होते हैं, वे भी इसका रक्षण करते हैं। तो ये सारा एक व्यास गुरुकुल का तंत्र होगा और वो व्यास विद्यापीठ के अंतर्गत ही ये व्यास गुरुकुल चलेगा। गांव गांव में रामलीला कहाँ से आती है? कौन इनका सूत्र संचालन करता है? राम कथा कौन सुनाता है? भागवत कथाओं का पारायण सर्वत्र होता है, राम कथाओं का होता है। मंदिर में माने सार्वजनिक उत्सव, त्योहार, पर्व, तीर्थ यात्राएं, ये इन सब का कौन कौन संविधान बनाता है? ये सारा ये धर्माचार्यों के अंतर्गत चलता है। ये सब मंदिरों के अधिष्ठाता होते हैं। तो ये मंदिर संस्था को मंदिर व्यास गुरुकुलों का तंत्र बिठाने के लिए पुनः एक बार ये करना ये आवश्यक है। अब राज्य चलाना है तो हाँ, क्या हाँ, राज्य चलाना है, युद्ध करना है, शस्त्र संचालन करना है, जासूसी सीखना है, पराक्रम माने शस्त्र संचालन, शस्त्रोत्पादन ये भी करना है, युद्ध विद्या, युद्ध मैदान में व्यूह कैसे बनाए जाते हैं, जैसे हम देते हैं चक्र व्यूह है, शकट व्यूह है, ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यूह माने युद्ध कला सिखाना। ये तो सारा का सारा धनुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद ये धनुर्वेद है। तो ये राजनीति, राज्य संचालन ये सिखाने की जो व्यवस्था है वो अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा। इनको अर्थोत्पादन नहीं करना है, अर्थ का विनियोग करना है। ये कहाँ से अर्थ संपादन करेंगे? ये राज्य की रक्षा करने के लिए शस्त्र संचालन सीखेंगे कि अर्थोत्पादन करेंगे? तो ये जो सारा है राज्य विभाग माने राजनीति सीखना, राज्य संचालन करना, राज्य व्यवस्था बनाना और फिर युद्ध विद्या सीखना, प्रजा की संपूर्ण सुरक्षा, व्यवस्थाओं की सुरक्षा माने प्रजा के जानमाल की और व्यवस्थाओं की, इन सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करना ये तो राज्य का काम है। राजा, सेनापति, अमात्य, मंत्री, हिसाब करने वाले, सेनापति ये सब इसके भाग हैं। ये कहाँ सीखे जाएंगे? और फिर यज्ञ करना, शास्त्रों की रचना करना, शास्त्रों की योगानुकूल प्रस्तुति करना, विद्वान होना, शास्त्रों का अध्ययन करके जानना, शास्त्रों का अध्यापन करना और संपूर्ण राष्ट्र के ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति आदि का संरक्षण करना, आदि में वृद्धि करना, आदि को यथास्थित रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको हस्तांतरण की व्यवस्था ठीक हो यह देखना। ये देश के सभी गुरुकुलों का गुरुकुल ऐसा तपोवन गुरुकुल है। तपोवन गुरुकुल ऋषियों के द्वारा चलता है।
तपोवन गुरुकुल ऋषि बनना भी सिखाता है। तपोवन गुरुकुल आचार्य बनना सिखाता है। तपोवन गुरुकुल विद्वान बनना सिखाता है। बनना सिखाता है माने विद्वानों के कर्तव्य क्या है ये भी सिखाता है। आचार्य कैसे बना जाता है और आचार्य के कर्तव्य क्या है ये भी सिखाता है। तपोवन गुरुकुल तंत्र कैसे चलेगा देश भर के गुरुकुलों का ये भी सिखाता है। तपोवन गुरुकुल सभी गुरुकुलों का सूत्र संचालन कैसे होगा यह भी सिखाता है। व्यवस्था कैसे बैठेगी ये भी देखता है। तपोवन गुरुकुल राष्ट्र का शिक्षा विभाग है। ये शिक्षा विभाग सेक्रेटरी के अंदर चलने वाला संसद में सचिवालय में नहीं चलता, वो तो उसके बाहर तपोवन गुरुकुल है। तपोवन संज्ञा यह लाक्षणिक है। तपोवन माने केवल वन नहीं है परंतु वन है भी, तो वहां निबिड़ अरण्यों में नहीं चलता। तपोवन गुरुकुल नगरों के ग्रामों के कोलाहल युक्त भौतिक जीवन से पर्याप्त अंतर रखकर दूर रहे ऐसा भी स्थान होना चाहिए। वन में जाना सुलभ हो ऐसा भी स्थान है। नगर में ग्राम में आना जाना सुलभ हो, नगर जन ग्राम जन तपोवन गुरुकुल में आ भी सके। यहाँ के लोग भिक्षा आदि के लिए नगरों में ग्रामों में जा भी सके, इतने अंतर पर ही होना और फिर भी भौतिक जो जीवन है उससे मुक्त होकर पवित्र शुद्ध ज्ञानोपासना जहां हो सके, साधना हो सके, ऐसे स्थानों पर होना और ऐसे लोग उसमें आचार्य और अध्येता होना, ये तपोवन गुरुकुल की संकल्पना है। ये तपोवन गुरुकुल देश भर में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं उनको सबको मार्गदर्शन करने वाला, नियमन में रखने वाला, व्यवस्था के सूत्र समझाने वाला ऐसा है। वह भौतिक दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से संचालन करने वाला नहीं है। छोटा सा छोटा ग्राम गुरुकुल हो या गृह गुरुकुल हो, वे सब स्वायत्त हैं, अपनी अपनी व्यवस्था से चलते हैं, अपने अपने अधिकार से चलते हैं, अपनी अपनी बुद्धि क्षमता एटीट्यूड इससे चलते हैं। तपोवन गुरुकुल मार्गदर्शक सिद्धांत देता है और व्यास गुरुकुल सन्यासियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, इसी प्रकार से गीतों के, स्तोत्रों के आदि के शिक्षण से लोगों के हृदयों में श्रद्धा पूर्वक तपोवन गुरुकुल का मार्गदर्शन उतरे, ऐसा करता है। तो इसमें शासकीय कोई व्यवस्था नहीं होती, कानून नहीं होते, कानून के भंग पर दंड होगा ऐसी व्यवस्था नहीं होती। ये स्वेच्छा से स्वीकृत नियंत्रण है। वो धर्म का नियंत्रण स्वेच्छा से स्वीकृत होता है। संस्कृति का नियंत्रण आनंद से, प्रेम से स्वीकार किया जाता है। किसी को भी असंस्कृत होना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अधर्म का आचरण करना अच्छा नहीं लगता। चोरी छिपे कर लो अब तो अधर्म का आचरण, ऐसा नहीं होता। हाँ, समाज में फिर भी समाज कंटक तो रहेंगे, समाज में फिर भी चोरी छिपे अधर्म का आचरण करने वाले लोग रहेंगे तो रहेंगे, परंतु उनके ऊपर नियंत्रण करने का सामर्थ्य सज्जन शक्ति के पास होगा। सज्जनों का सामर्थ्य ही देश को, राष्ट्र को सही मार्ग पर चलाता है। दुष्टों का संपूर्ण विनाश नहीं होता। प्रसंग समय समय पर दुष्ट निर्दालन तो होता है, युद्ध होते हैं, देवासुर संग्राम होता है और असुरों का नायनाट भी होता है, परंतु वे 100% नष्ट नहीं हो जाते। वे तो होते ही हैं, असुर होते हैं, दुष्टात्मा होते हैं, समाज कंटक होते हैं, परंतु उनको नियंत्रण में रख सके ऐसा सज्जनों का सामर्थ्य भी होता है। इसी को
संभव बनाने वाले ये तपोवन गुरुकुल हैं। तपोवन गुरुकुल तपश्चर्या के आधार पर ही चलते हैं। तपोवन गुरुकुल साधना के आधार पर ही चलते हैं। तपोवन गुरुकुल सुविधाओं में रहना, आराम से रहना, ये चाहिए वो चाहिए करना, उसे ये क्यों नहीं मिला ऐसा असंतुष्ट रहना, इसके आधार पर नहीं चलते। तो ऐसे तपोवन गुरुकुल संपूर्ण देश की शिक्षा का मूल स्रोत हैं। ये भी होने चाहिए। ये हजारों की संख्या में भी नहीं होंगे, कदाचित सैकड़ों की संख्या में, 3 अंकों में गिने जाए, इतने तो चाहिए, इतने तो चाहिए। इस प्रकार से गुरुकुलों के विभिन्न प्रकार, विशेष रूप से धर्म पुरुष और राज पुरुष, उनकी शिक्षा तो तपोवन गुरुकुल में ही होगी। गुरुकुल में माने भारत में गुरुकुल माने तपोवन गुरुकुल, ऐसा अपने आप ही मन में बैठ गया है। इसलिए गुरुकुल कहते ही वो ऋषि ध्यान में आते हैं, गुरुकुल कहते ही वो वन ध्यान में आता है, गुरुकुल कहते ही वो यज्ञ करने वाले बटु ध्यान में आते हैं, गुरुकुल कहते ही यज्ञोपवीत संस्कार होकर फिर गुरुकुल में जाना ऐसा ध्यान में आता है। तो गुरुकुल एज सच तपोवन गुरुकुल ही है। परंतु 21वीं शताब्दी में युगानुकूल दृष्टि से विचार करेंगे तो शिक्षा के मूल सिद्धांतों को, मूल तत्वों को वैसे ही वैसे रखकर उसमें रूपांतरण न करके, उसमें बदल न करके, तत्वांतरण न करके रूपांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझना और लागू करना, इसके लिए 21वीं शताब्दी में इतने विभिन्न प्रकार के गुरुकुल हमें चाहिए। ऐसी कल्पना करके ये तपोवन गुरुकुलों की भी रचना होनी चाहिए। ऐसे यदि देश भर में विभिन्न प्रकार के विकेंद्रित, स्वायत्त, अर्थनिरपेक्ष परंतु मूल स्रोत के नियमन में अपनी ही रुचि से, स्वेच्छा से रहने वाले गुरुकुलों का समूह जब होगा, तब भारत बनेगा और ज्ञान निष्ठ बनकर अपनी राष्ट्र जीवन की रचना करेगा और विश्व कल्याणक होगा। ऐसी ये गुरुकुल की संकल्पना है। आगे दोनों सत्रों में इसमें जो अभी आयाम जो शेष रह गए हैं उनकी चर्चा भी होगी और स्वाभाविक है प्रश्न भी आएंगे। तो ऐसे हमारे शेष 2 सत्र होंगे। इतना ही कहकर मैं आज का विषय समाप्त करती हूँ। नमस्कार। अगर किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो एड्रेस करें। कितनी बार? 7-14 रहता ही। हाँ ठीक है, ठीक है। प्रश्न नहीं है, लेकिन आज के तारीख की जरूरत, इसीलिए अभी जो कुटुंब शिक्षा, ग्राम गुरुकुल, नगर गुरुकुल, ऐसे से ताई जी ने बताया। अभी मुझे लगता है कि इन तीनों को जोड़ने वाला, जैसे शिक्षा का प्रबोधन एक ही गुरुकुल में ये चारों पड़ाव सिखाने की प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि ग्राम अभी ग्राम नहीं रहे हैं, कोर ग्राम नहीं रहे हैं, नगर हो गए हैं ऑलमोस्ट ऑल। तो ये भी नई संकल्पना में करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ग्राम किसको कहते हैं, नगर किसको कहते हैं, वन किसको कहते हैं, ये भी डिफाइन करना होगा। सरकार भी कभी कभी ऐसे प्रयास करती है कि ITI खोल दिया या स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स शुरू कर दिया, या कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई कारीगरी सीखे, या कुछ प्रोत्साहन देने के लिए जैसे संगीत क्या हो गया, या ऐसे या संस्कृत के आचार्य हो गए, उनके लिए कोई फेलोशिप दे दी।
तो मुझे लगता है कि शायद व्यक्तियों का या आचार्यों का निर्माण नहीं होता है, इस वजह से योजना ही रह जाती है। स्वाभाविक है ना। भाई देखो, बहुत व्यावहारिक सूत्र हैं, जिसका काम उसे करना चाहिए। अब ये तो शासन का काम नहीं है ना, ये सारा करना। शासन को कदाचित मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि गुरु नहीं करते, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि गुरु करे। गुरु को भी नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, तो ओन कौन करेगा? सरकार को तो ओन करना पड़ेगा ना। फिर अगर यूनिवर्सिटी कहे, यूनिवर्सिटी का कुलपति कहे सरकार को कि तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ। एक ग्राम गुरुकुल में एक आचार्य जाकर कहे कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये ग्राम को अभ्युदय और निश्रेयस कैसे प्राप्त करवाना वो मैं देखता हूँ, तो सरकार तो बहुत खुश होगी। क्योंकि आज हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए सरकार को करना पड़ रहा है ना। हम कहते हैं, हम तो डेरोगेटरी बात तो करते हैं कि सरकार तो नियंत्रण से मुक्त करती नहीं, सब सरकारी नियंत्रण में चलता है। लेकिन सरकार यदि आपको और हमको कहती है कि चलाओ जाओ, तुमको दे दिया, हम नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, हमको भूमि तो देनी पड़ेगी, हमको पैसे तो देने पड़ेंगे, हमको व्यवस्था तो करके देनी पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अर्थ केंद्रीय जीवन विकास में, जीवन विचार में जिसका पैसा उसका नियंत्रण, ये एक है। और सरकार चलाती है तो सरकारी सचिवालय का ही नियंत्रण ये दूसरा है। विद्या कहाँ है? शिक्षक क्या ओन करना चाहता है? नहीं। शिक्षक को कौन ओन करने देता है? कोई नहीं देता, क्योंकि शिक्षक पर भरोसा ही नहीं है किसी का, ये चलाएंगे। और शिक्षक नहीं चलाते, नहीं तो स्वायत्त शिक्षा के प्रयोग शिक्षक क्यों नहीं करते? नहीं करते, खाली बोमा बोम करते हैं कि हमको कोई मुक्त नहीं करता, मुक्त रूप से काम नहीं करने देता। ओन किए बिना, दायित्व संभाले बिना मुक्ति चाहिए तो ये नहीं होता। इसलिए तपोवन गुरुकुल का दायित्व बनता है। ये दायित्व लो ना, फिर सरकार को नहीं करना पड़ेगा कुछ। आज सरकार तो 100% लिटरेसी पकड़ लिया है, तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसी स्थिति है। इसलिए आपकी बात आधी सत्य है। आचार्य कहाँ है? वो टेक्निकल इसको भी ओन करने वाला आचार्य नहीं है ना, वो तो कर्मचारी है, जो वेतन से ही चलता है और नियंत्रण से ही चलता है। तो फिर मोमेंट या आंदोलन जैसा चाहिए, जहाँ पे माहौल ऐसा हो, वातावरण ऐसा हो, लोग ऐसे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल चाहिए। लोग आएंगे कहाँ से? लोगों का मार्गदर्शन कौन करेगा? एक लीडर तो चाहिए ना, नहीं तो आंदोलन कैसे होगा? शिक्षा को लेकर आंदोलन कहाँ है? हेमांगी जी, आप कुछ पूछना है? आपने हैंड रेस किया। जी नमस्कार हाँ, ताई, नमस्कार सभी को। हाँ। ताई, अभी जो वर्तमान में गुरुकुल के प्रयास चल रहे हैं, उसमें ये हो रहा है कि जो आचार्य गण है वो मैकॉले सिस्टम में पड़े हुए हैं। हाँ। और जब हम किसी गलत रास्ते पे एक आ जाते हैं तो हमें उल्टा आना पड़ता है सही रास्ते तक पहुंचने के लिए। तो जो शिक्षा पद्धति गुरुकुलों में अभी चल रही है वो मैकॉले के संशोधनात्मक पद्धति से चल रही है। सही बात है, सब मिश्रण चल रहा है। हाँ, और जैसे अगर मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मुझे अगर थोड़ी बुद्धि आ गई है कि मुझे भारतीय दृष्टि से करना है, तो मैं समस्याएं समझूंगी, अभी क्या चल रहा है उसका समाधान ढूंढूंगी। हाँ। लेकिन वस्तुतः मुझे जो ग्रंथ हैं, विश्वकर्मा प्रकाश, हाँ। स्थापत्य वेद, हाँ। वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इसका गहन अध्ययन होना चाहिए, तब मैं वास्तुविद बन सकती हूँ भारतीय दृष्टि से। पर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दिखाई नहीं देती ताई। नहीं दिखाई देती ना, सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया मतलब स्थगित हो गया, ग्रंथों में रह गया, आचरण में नहीं रहा, भूमि पर नहीं रहा। ग्रंथ तो है,
परंतु भूमि पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसको मान्यता नहीं है। उसके लिए भी जो जो दृढ़ता पूर्वक प्रतिपादन कर सके ऐसे लोग तो चाहिए ना, तो होता नहीं है ऐसा। मैंने इसको क्या है कि पूरे विषय को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि समस्या क्या है, कहाँ से हम शुरू करेंगे तो कम समस्याएं होंगी। तो पहले सरल बातें करके फिर कठिन बातों की ओर भी ध्यान देना, ये जो थोड़ा मैंने विचार पूर्वक करना जिसको कहते हैं ना, इसके लिए चिंतन चाहिए। हमने गुरुकुल का चिंतन सत्र अभी चलाया, तो कहाँ से शुरू किया? आज गुरुकुल शुरू करो ये नहीं किया, गुरुकुल की संकल्पना क्या है ये तो समझो पहले। बाद में हम 18वें सत्र में बताएंगे कि देश भर में गुरुकुल शुरू कैसे हो सकते हैं।